गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमिनिया के तहत। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कक्षा 9th गद्य खंड से एक बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग वे से एक अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन, और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन, सबके अपने बचपन के दिन होते हैं। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते चले जाते हो, जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हो, तो एक समय ऐसा आता है जब आप अपने बचपन की तरफ लौट कर देखते हो कि हमारा बचपन कैसा था। या तो स्मृतियों के आधार पर आपको अपना बचपन याद रहता है कि बचपन की जो जो यादें हैं, जो जो संस्मरण है, वो आपको एक तरह से मेमोरी के आधार पर यादें बन जाती हैं कि मैं बचपन में ऐसा था। जब आप उसकी याद रखना उसको शुरू कर देते हो, लेकिन बहुत सारी बातें क्या है, आपके माता पिता, आपके दादा दादी आपके सामने व्यक्त करते हैं कि आप बचपन में कैसे थे। जब आप बिल्कुल छोटे होते हो उस समय आपको याद नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे आप अपने बचपन की यादों को एक तरह से अपने माइंड में केंद्रित करना शुरू कर देते हैं, यानी याद रखना उनको शुरू कर देते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से महादेवी जी ने अपने बचपन की मधुर स्मृतियों का संस्मरण के सहारे वर्णन किया है। किसके? आपके समक्ष। यानी महादेवी वर्मा अपने बचपन के दिनों का वर्णन करती है आपके समक्ष। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही रोचक वे से यह संस्मरण है आपके सामने, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है मेरे बचपन के दिन। सबके बचपन के दिन होते हैं, कोई शरारती होता है, कोई एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ा शांत स्वभाव का होता है, कोई उछलता है, कोई कूदता है, ये सबका बचपन अलग अलग होता है। तो महादेवी वर्मा का बचपन कैसा था, चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसको अलग अलग परिच्छेदों में बांटा गया। परिच्छेद मतलब अलग अलग पार्ट, अलग अलग अंक, भाग जिनको कह सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे बचपन के दिन में पहला पार्ट आता है जहाँ से हमारा संस्मरण शुरू होता है। तो सबसे पहले बचपन की स्मृतियाँ। महादेवी वर्मा अपने बचपन की स्मृतियों को यानी अपने बचपन को याद करती है और कहती है कि मेरा जन्म है वो एक सभ्य, शांत और संपन्न परिवार में हुआ, प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। सब पढ़े लिखे थे मेरे घर में, सब क्या है, बहुत अच्छे थे, सब मुझसे बहुत प्रेम करते थे जब मैं पैदा हुई थी। यानी अपने बचपन की शुरुआत करती है कि मेरे बचपन के दिन खुशहाली से परिपूर्ण थे। सब मुझे बहुत अच्छे लगते थे, अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो उनको अच्छे लगते थे। परिवार में उनकी माँ थी, उनके पिताजी थे, एक उनके बाबा थे और खुद महादेवी वर्मा थी। बाकी तो लंबा चौड़ा परिवार और भी होगा, लेकिन मुख्यतः रूप से यही उनकी मेरे बचपन के दिनों में मुख्यतः रूप से उभर कर आए हैं। सबसे पहले आते हैं उनके बाबा, उसके बाद आते हैं उनके पिताजी, उनकी माताजी और महादेवी वर्मा, और फिर आते हैं मौलवी साहब। बाकी उनके परिवार से अलग बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो बचपन यहाँ से शुरू होता है, उसको जैसी याद थी उसी के आधार पर उन्होंने लिखा है। नेक्स्ट आता है 200 वर्ष। उनके परिवार में 200 साल पहले तक कोई भी कन्या पैदा नहीं हुई थी। यानी कहने का अभिप्राय है सभी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वो बेटे पैदा होते चले गए, बेटियां नहीं होती थी। और उस समय में बेटियों की अवस्था, बेटियों की दशा भी अच्छी नहीं थी। यानी बेटियों को जन्म लेने के तुरंत बाद परम धाम को भेज दिया जाता था, ऐसी अवस्था थी। मुगलों का बहुत समय पहले शासन था, लेकिन उसका प्रभाव अब महादेवी वर्मा के जीवनी तक भी, यानी महादेवी वर्मा के समय में भी पड़ता आ रहा था। जैसे ही लड़कियों का जन्म होता उन्हें तुरंत मुक्ति मिल जाती थी, यानी मार दिया जाता था उनको। लेकिन महादेवी वर्मा बहुत ही भाग्यशाली थी, क्योंकि 200 सालों तक इनकी पीढ़ी में कोई भी लड़की पैदा नहीं हुई थी। दुर्गा पूजा इनकी आराध्य देवी। इनके पिताजी हैं, इनके बाबा हैं, वो दुर्गा माता की पूजा करते थे।
और कहते थे कि हमारे घर में एक इस पीढ़ी में एक बेटी का जन्म हो। यानी 200 सालों तक कोई भी बेटी नहीं थी। 200 सालों के पुण्य का फल महादेवी वर्मा के रूप में उनके सामने आया। यानी उनके बाबा, उनके पिताजी डेली क्या है वो आरती करते थे, दुर्गा माता की पूजा करते थे, और पूजा का फल मिला किसके रूप में? महादेवी वर्मा के रूप में। महादेवी वर्मा ने 200 सालों बाद उनके घर में जन्म लिया तो सब बहुत खुश हुए। बड़े लाड प्यार से, बड़े ही मान सम्मान से, बड़ी ही एक तरह से परियों जैसा उसका जीवन था। सब उसको देख देख कर बहुत खुश होते थे। तो महादेवी वर्मा 200 सालों बाद पीढ़ी में पैदा हुई थी। यानी बहुत सारी पीढ़ियों के बाद इकलौती ऐसी लड़की थी जो इनके घर में पैदा हुई थी। नेक्स्ट आता है फारसी, उर्दू, अंग्रेजी। अब इनके परिवार में फारसी भाषा, उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा का सर्वाधिक प्रभाव था। इनके बाबा यानी इनके दादा को बाबा के रूप में चित्रित किया और कहती है मेरे बाबा क्या हैं वो उर्दू और फारसी जानते थे, तो वो चाहते थे कि मैं उर्दू और फारसी सीखूं। उनके पिताजी है वो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते थे, अंग्रेजी भाषा उनको अच्छी लगती थी, तो वो चाहते थे कि महादेवी वर्मा अंग्रेजी सीखे। तो बाबा और पिताजी के प्रभाव से दूर किसका प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ा? माँ का। उनकी माँ, वैसे तो हिंदी का कोई वातावरण नहीं था, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का चलन था उनके परिवार में, लेकिन जैसे ही उनकी माँ आई उस घर में तो अपने साथ हिंदी ले आई। मीरा के पद, कबीर दास के पद और ऐसी ऐसी पद, भजन क्या है वो गाती थी, एक तरह से गीता का पाठ करती थी। तो हिंदी का सर्वाधिक प्रभाव महादेवी वर्मा पर पड़ा और उन्होंने भी बचपन में अपनी माँ की देखा देखी उन भजनों को, उन पदों को गुनगुनाना शुरू कर दिया। तो महादेवी वर्मा बचपन से ही अपनी माँ के रूप में उनको हिंदी सीखने के मिली। यानी माँ हिंदी का वातावरण उस घर में लेकर आई, उस परिवार में, तो हिंदी का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ना शुरू हो गया। उनकी माँ की आवाज़ बहुत मधुर थी, बहुत मीठे क्या है वो भजन गाती थी, पद गाती थी, साखियाँ गाती थी। तो हिंदी के प्रति उनके मन में गहरा अनुराग, गहरा प्रेम प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ उनके मन में। नेक्स्ट आता है हमारा मौलवी साहब। अब बाबा की इच्छा थी कि महादेवी वर्मा क्या है वो उर्दू फारसी सीखे, तो उन्होंने एक मौलवी को अपने घर पे नियुक्त कर दिया कि आप आओ और मेरी बेटी को उर्दू और फारसी सिखाओ। लेकिन मौलवी साहब की वेशभूषा ऐसी थी, घनी लंबी चौड़ी क्या है, एक घनी उनकी दाढ़ी थी। उनका रूप देखकर महादेवी वर्मा डर गई और डर के मारे चारपाई के नीचे, पलंग के नीचे जाकर छुप गई और रोने लगी। तो उनके बाबा ने उस दिन से मौलवी का आना घर में बंद कर दिया। तो उर्दू और फारसी का वातावरण क्या है वो वैसे तो घर में था, लेकिन वो बाबा चाहते थे कि उर्दू और फारसी सीखे, लेकिन चाहकर भी नहीं सीख पाई क्योंकि मौलवी साहब की वेशभूषा देखकर वो डर के मारे छुप गई थी। फिर उसके बाद आता है मिशन स्कूल। परिवार वालों ने उनको एक ईसाई स्कूल में एडमिशन यानी उसका दाखिला करवा दिया। किसका? महादेवी वर्मा का। लेकिन वहाँ का वातावरण पूरी तरह से अलग था, तो महादेवी वर्मा का मन वहाँ पर नहीं लगा और महादेवी वर्मा का ने वहाँ पर मन न लगने के कारण अपने परिवार वालों को बताया। परिवार वाले बहुत लाड प्यार करते थे, वापस ले आए। उसके बाद क्रास्टवैथ कॉलेज में एडमिशन करा दिया और कौन से दर्जे में? 5वें दर्जे यानी 5वीं क्लास में उसका एडमिशन हो गया। बहुत शांत वातावरण, बहुत ही सुशिक्षित वहाँ का, एक तरह से कह सकते हैं सभ्य, शांत और एक तरह से बहुत ही पढ़ाई के क्षेत्र में वहाँ का, पढ़ाई के लिहाज से वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। तो वहाँ पर महादेवी का मन बहुत अच्छे से लग गया। वहाँ पर वह एक छात्रावास के कमरे में रहती थी। सब बहुत अच्छा वातावरण था, सब मिलकर क्या है वो एक तरह से मैस में खाना खाते थे और बड़े प्रेम से रहते थे। अलग अलग पूरे भारत से अलग अलग जो राज्य हैं उन राज्यों से बहुत सारी लड़कियों ने उस कॉलेज में एडमिशन ले रखा था। यानी कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत का एक केंद्र बनकर वहाँ पर वो कॉलेज उभरा था। तो महादेवी वर्मा ने वहाँ पर छात्रावास के कमरे में रहने लगी और पढ़ाई करने लगी। तो वहाँ पर रहते हुए 4 छात्राएं उसको मिली, जिसमें से एक का नाम था
सुभद्रा कुमारी चौहान जो उससे 2 साल बड़ी थी और 7वें दर्जे में एडमिशन था, यानी 7वीं क्लास में एडमिशन था। 4 छात्राओं में से एक छात्रा जो सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही प्रसिद्ध और बड़ी ही अच्छी एक कवित्री हैं जो वीर रस से प्रभावित थी, और इनके द्वारा रचित कविताएं भी आपने देखी होंगी कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये कविता सदैव हर भारतीय जिसने भी ये कविता पढ़ी वो कभी नहीं भूल पाता। तो इतनी अच्छी कवित्री थी, कविताएं लिखती थी वो। और महादेवी वर्मा खड़ी बोली में सुभद्रा कुमारी चौहान जी कविताएं लिखती थी। उन्हीं की कविताओं के प्रति प्रेम देखकर महादेवी वर्मा के मन में भी कविताओं के प्रति प्रेम प्रकट हुआ और उन्होंने तुकबंदी करनी शुरू कर दी। कौन सी भाषा में? ब्रिज भाषा में। सुभद्रा कुमारी चौहान खड़ी बोली में लिखती थी और जो महादेवी है वो ब्रिज भाषा में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तुकबंदी लिखती थी। तो लिखती और अपनी मेज की दराज में जाकर छुपा देती थी जहां पर वो सोती थी। तो उसकी एक मराठी एक लड़की थी जो किनारीदार धोती पहनती थी, जेबू निशा उसका नाम था। वह उस साफ सफाई का बहुत चाव था, तो महादेवी वर्मा की भी टेबल्स को साफ कर देती। तो धीरे धीरे करके छोटी छोटी तुकबंदी उसको मिलने लगी। और एक दिन सुभद्रा कुमारी की नज़र उन कविताओं पर पड़ी, तो महादेवी वर्मा के सामने जाकर बोली, महादेवी क्या तुम कविताएं लिखती हो? तो महादेवी बहुत आश्चर्यचकित रह गई, शर्मा गई पूरी तरह से, और उन्होंने कहा नहीं। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने समस्त उस कॉलेज के प्रांगण में सारी लड़कियों को इकट्ठा करके महादेवी वर्मा की तुकबंदी सुनाना शुरू कर दिया और सब की वाही वाही उसको मिलने लगी। इस तरह से कविताओं के प्रति, कविताएं लिखने के प्रति उनका आत्मविश्वास जागृत हो गया और उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान की देखा देखी खुलेआम कविताएं लिखना शुरू कर दिया। और इस तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा के बीच में घनिष्ठ मित्रता हो गई, बहुत अच्छी सखियां वो बन गई। दोनों साथ साथ रहती, साथ साथ वो कविताएं लिखती। उसी कॉलेज के प्रांगण में एक बहुत विशाल पेड़ था, उसकी टहनियां नीचे थी, तो उन्हीं टहनियों पर बैठ बैठ कर जब भी उनको समय मिलता था तो वो कविताएं लिखना शुरू कर देती थी। नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है, स्त्री दर्पण एक पत्रिका थी। जब उनकी जो क्रॉसवेस्ट कॉलेज था, जब उनके अध्यापिका को पता चला कि महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान कविताएं लिखती हैं, तो उन्होंने उनकी कविताओं, चुनिंदा जो कविताएं उन्होंने लिखी थी, तुकबंदियां थी, वह एक पत्रिका थी स्त्री दर्पण, वहां पर भेज दी और महादेवी की तुकबंदियां स्त्री दर्पण पत्रिका में छपनी शुरू हो गई और उसको सांत्वना पुरस्कार भी मिलने लगे। तो फिर उसके बाद कविताओं के प्रति उनकी रुचि वो जागृत होती गई। सुभद्रा कुमारी चौहान कवि सम्मेलनों में कभी कभार ही जाया करती थी, लेकिन महादेवी वर्मा के मन में अत्यधिक एक तरह से जुनून कह सकते हैं कविताओं के प्रति भी था, और जो कवि वहाँ पर आते थे उनकी रचनाएं सुनना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो उनकी रचनाएं सुनने के लिए क्या करती थी, वो कवि सम्मेलनों में 1917 में पहली बार वो कवि सम्मेलन में गई थी अपनी अध्यापिका के साथ। तो उस समय वहाँ पर उन्होंने अपनी कविता सुनाई और कविता सुनाने के बाद उनको वहाँ पर कह सकते हैं एक बहुत अच्छा पुरस्कार वहाँ पर मिला, प्रथम पुरस्कार वहाँ पर मिला। उसके बाद 15 अगस्त यानी कह सकते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ, उससे कुछ समय पहले का वर्णन है। तो महात्मा गांधी जी वो सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन का केंद्र था आनंद भवन।
आनंद भवन में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आते और अपने विचारों को देशवासियों के सामने या जो भी उसके इर्द गिर्द या आसपास जितने भी व्यक्ति होती सबके सामने वो सुनाते थे। और आनंद भवन क्या है, उनके सत्याग्रह का केंद्र बन गया। तो महादेवी वर्मा भी उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुई। उनके मन में भी, यानी महादेवी वर्मा के मन में भी महात्मा गांधी के विचारों को सुनकर राष्ट्रभक्ति की भावना, देशभक्ति की भावना जागृत हुई। नेक्स्ट है, जब महादेवी वर्मा कवि सम्मेलनों में जाती थी तो वहां पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद उनको मिले, जो एक बहुत अच्छे कवि हैं। पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। उसके बाद श्रीधर पाठक और रत्नाकर, बहुत अच्छे कवि वहाँ पर उनको मिलते, उनकी रचनाएं सुनने को मिलती और उनका सकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता था। महादेवी वर्मा के जीवन पर इनकी रचनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ता चला गया और वो अच्छी अच्छी कविताएं लिखने के प्रति क्या है, वो प्रेरित होती रही। नेक्स्ट है चांदी का कटोरा। एक कवि सम्मेलन में जब उन्होंने अपनी कविताएं सुनाई तो चारों तरफ से उनको वाही वाही मिली, बहुत सारी क्या है तालियां उन्होंने बटोरी और बदले में उनको इनाम में प्रथम पुरस्कार के रूप में क्या मिला, चांदी का कटोरा। तो चांदी का कटोरा लेकर वो बहुत खुश हुई। महादेवी वर्मा के साथ इस समय सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं गई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कभी कभार ही वो जाती थी कवि सम्मेलनों में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, महादेवी वर्मा लगातार क्या है वो जाती रहती थी। तो चांदी का कटोरा मिलने के बाद वो बहुत खुश हुई और अपने मन में कहा कि मैं अपनी सखी को यानी सुभद्रा कुमारी चौहान को इस चांदी के कटोरे को एक सरप्राइज, एक कह सकते हैं उपहार के रूप में उसके सामने रखूंगी तो वो बड़ी खुश होएगी। उसके बाद क्या होता है कि चांदी का कटोरा लेकर वह अपने कॉलेज में आ जाती है और छुपाकर उसको रख देती है। सुभद्रा कुमारी चौहान पूछती है कि क्या हुआ, तो वह कहती है कि मुझे बदले में मुझे उपहार के रूप में चांदी का कटोरा मिला। तो सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत खुश होती है और कहती है कि इस चांदी के कटोरे में तुम्हें खीर खिलानी पड़ेगी, खीर बनाओ और मुझे खिलाओ। तो महादेवी वर्मा ने कहा कि ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के उपरांत उस कॉलेज में महात्मा गांधी का आगमन होता है। सारी छात्राएं, समस्त छात्राएं बहुत खुश होती हैं और महात्मा गांधी के विचारों को सुनने के लिए बैठ जाती हैं। लेकिन महात्मा गांधी एक तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए, एक आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए और ऐसे मतलब एक तरह से गाढ़ी कमाई में से जो जिसकी कमाई होती थी उसमें 2 आने 4 आने या जो भी भारत के प्रति या राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर जो भी वस्तु दान में देना चाहता था वो दे सकता था। तो महादेवी वर्मा अपनी संदूक में से वो चांदी का कटोरा लेकर गई और महात्मा गांधी के सामने उन्होंने रख दिया और कहा कि बाबा देखो यह कटोरा मुझे मिला है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोले, चांदी का कटोरा देती है क्या? यह चांदी का कटोरा राष्ट्र के लिए, देश के लिए अर्पित करती है? तो महादेवी वर्मा के सामने कोई चारा नहीं था। तो शर्म के मारे या देशभक्ति की भावना उनके मन में रही होगी, तो उस देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर चुपचाप वह कटोरा उनको दे दिया और अपने कमरे में आकर बैठ गई। हालांकि मन तो बहुत उदास था, क्योंकि सिर्फ महात्मा गांधी ने चांदी का कटोरा ले लिया लेकिन कविता के बारे में कुछ नहीं पूछा। सिर्फ ये दुख उनको हुआ कि चांदी का कटोरा तो गया सो गया, देश के लिए मैंने दे दिया, दान में दे दिया, लेकिन मुझसे कम से कम कविता के बारे में तो पूछते कि कविता क्या थी। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, तो यह दुख लेकर वो चुपचाप बैठ गई। तो सुभद्रा कुमारी चौहान आई और बोली क्या हुआ? तो उन्होंने पूरी कहानी उनके सामने व्यक्त कर ली और सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा कि और दिखाओ चांदी का कटोरा, लेकिन खीर तो तुम्हें खिलानी पड़ेगी। यानी कहने का अभिप्राय है उस एक तरह से उदास भरे माहौल को उन्होंने हंसी के माहौल में बदल दिया और कहा कि चलो जाने दो, गया तो गया लेकिन खीर तो मुझे खिलाओ कम से कम। तो इस तरह से वह अपना उदास कह सकते हैं कि उदास मन उनका शांत हो गया। नेक्स्ट है सांप्रदायिकता। उस समय का वातावरण ऐसा था, सब जातियों के, सब भाषा भाषी व्यक्ति मिलजुल कर रहते थे।
ऊंच नीच, जाति पाति ऐसा क्या है। कहने का अभिप्राय है कि अलग अलग भाषा भाषी और बहुत सारी ऐसा अलग अलग राज्यों से आई हुई लड़कियां उस कॉलेज में मिलजुल कर रहती थी। प्याज का वहाँ पर पूरी तरह से, प्याज लहसुन का वहाँ पर पूरी तरह से निषेध था मैस में, यानी खाना सिंपल साधारण मिलता था। अलग अलग भाषा भाषी बोलने वाले छात्राएं क्या वहाँ पर रहती थी। कोई मराठी बोलती थी, कोई खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करती थी, कोई ब्रिज भाषा बोलती थी, कोई तमिल, कोई तेलुगु, इस तरह से अलग अलग भाषाएं बोलती थी। जब मराठी लड़की जेबुनिसा आई तो सब ने एक तरह से कहा कि देसी कौवा मराठी बोली, तो उन्होंने कहा हम मराठी है तो मराठी ही बोलेंगे। इस तरह से कहने का अभिप्राय सब उस छात्रावास में लड़ाई झगड़ा इस तरह का कुछ नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे बड़े प्रेम से। और संपूर्ण जो कॉलेज प्रांगण है पूरे भारत की झलक मिलते थे वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा जवारा के नवाब। कॉलेज के बाद फिर से वह अपने आसपास के मोहल्ले में चली जाती, अपने बचपन के दिनों को याद करती है। जवारा के एक नवाब थे जिनकी नवाबी नई नई गई थी, यानी कहने का अभिप्राय नवाबी उनके हाथ से चली गई थी और उसका गहरा दुख भी उनके जीवन पर पड़ता था, यानी गहरा दुख उनके मन में समा गया था कि हमारी नवाबी हमारे हाथों से चली गई, हमारे पूर्वजों द्वारा कमाई गई जो संपत्ति है, जो धन दौलत है, वो सब चली गई। तो उसका गहरा दुख था। हालांकि थे और महादेव नवाब थे, लेकिन उनकी एक तरह से झलक उनके जीवन पर मिलती थी। तो जो महादेवी वर्मा है वो उनको चचा जान और उनकी पत्नी थी उसको चची जान कहा करती थी। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि जवारा के नवाब यानी बहुत सारे त्यौहार, जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बहुत ही मुसलमानों का बहुत ही अच्छा धार्मिक पर्व है ईद का पर्व। जब उनके घर में ईद का पर्व मनाया जाता था तो सब क्या है, पूरे उस घर की लड़कियां, महादेवी वर्मा है, उसके भाई बहन है, सब उनके घर जाते थे। और ईद से पहले हरे रंग के कपड़े क्या है वो उनके सिलवाए जाते थे, उपहार के रूप में हरे रंग के कपड़े पहनाए जाते थे उनको, और सेवइयाँ खिलाई जाती थी। फिर उसके बाद है उनके घर में एक पुत्र का जन्म होता है। महादेवी वर्मा के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम मनमोहन रखा जाता है। कौन रखता है? जवारा के नवाब की पत्नी यानी चची जान। और वह महादेवी वर्मा की जो माता है उनको दुल्हन बेगम कहकर पुकारती थी और कहती थी, दुल्हन बेगम जो आपका बेटा है वह हमारे द्वारा, चची जान द्वारा सिलवाए गए कपड़ों को पहनेगा 5 वर्ष तक, और मैं इसका नाम रखूंगी। और नामांकन कर दिया मनमोहन, यानी मनमोहन के रूप में उसको जाना जाने लगा। और वही मनमोहन जो आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में क्या है वो नियुक्त किए गए। बहुत एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और जम्मू यूनिवर्सिटी जो है उस समय बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ के वाइस चांसलर क्या है वो नियुक्त किए गए थे। उसके बाद आता है फिर लास्ट में हिंदी, उर्दू और घर में अवधी। वहाँ का वातावरण किनका? जवारा के नवाब के घर में क्या है हिंदी थी, उर्दू थी, सब समझते थे, लेकिन घर में वो अवधी भाषा में बातचीत किया करते थे। तो इस तरह से सांप्रदायिकता का वातावरण वहाँ पर किसी भी प्रकार का नहीं था। कोई भी भाषा भाषी कोई किसी भी प्रकार का कोई भी भाषा क्या है वो बोल सकता था। यदि यही एक सकारात्मक पक्ष आज भी भारत के अंदर होता तो आज भारत की तस्वीर ही अलग होती, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती हैं। यानी सांप्रदायिकता, ऊंच नीच, जाति पाति इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होता था, तो संपूर्ण भारत क्या है वो एक विशेष बहुत बड़े देश के रूप में उभर कर लोगों के सामने आ सकता था। तो यही भाषा भाषी क्या है, यही उर्दू, हिंदी और घर में अवधी, ऐसा बहुत सारी एक तरह से कह सकते हैं भाषा है वो सांप्रदायिकता को जन्म देती हैं, लेकिन उस समय नहीं थी। तो आज यही बात, यही विचारधारा होती तो भारत की तस्वीर ही अलग होती। तो ये हमारा एक तरह से संस्मरण कह सकते हैं, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है, जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन।
और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो ये हमारा अध्याय है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बहुत अच्छे से मोर इंटरेस्टिंग वे से आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।